हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये 300 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, सीरीज है और मैराथन क्लास है फर्स्ट पेपर की बीएड सेकेंड ईयर का। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो चैनल पे तो पहले से ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा चुके हैं हम। तो आप जाके वो देख लीजिए फर्स्ट पेपर के। तो ये चौथा मॉडल पेपर है। इसके बाद जो है आने वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिलती रहें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 200 प्रश्न नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो समस्त भौतिक व अभौतिक तत्व पर्यावरण का अर्थ होता है, यानी कि सा नंबर इसका राइट था। इसके आगे देखते 201 प्रश्न नंबर 201 है कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है बुखारेस्ट सम्मेलन, एशियन रीजनल वर्कशॉप या बेलग्रेड घोषणा पत्र या बावा सा दोनों। तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेलग्रेड घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर सा बेलग्रेड घोषणा पत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया कब, 1972 में या 1974 में या 1976 में या फिर 1978 में। कब आयोजित किया, तो वो आयोजित किया था सन 1976 में। ऑप्शन नंबर सा 1976 में आयोजित किया था। अगला है कि पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है क्या है। ऑप्शंस दिए हैं कि पर्यावरण अवबोध का विकास, विश्व जनसंख्या को पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के संबंध में जागरूक बनाना, या प्रकृति की देनों की सराहना करना, या उपरोक्त सभी। तो 203 नंबर का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। पर्यावरण शिक्षा की ये सभी क्या है, उद्देश्य है तीनों, आ बा और सा। अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है, तो 1991 जो 91 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 85.39 करोड़, 85.39 करोड़ जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है भारत की, ये आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका दोनों से अगर जनगणना से प्रश्न पूछे जाएं तो आप बता सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर है 205 है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है क्या है, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, यानी कि सा नंबर, आ व बा दोनों सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 206 नंबर है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है कितनी है, 24.66%, 23.85% या 13.31% या 5.75%। तो कितनी है दशकीय वृद्धि, जनसंख्या भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 23.85% है। ये 1991 की जनगणना के अनुसार है। और आपको करना क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ये आप लोग जो है पता कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 207 है कि जनसंख्या शिक्षा है क्या, जन्म नियंत्रण की शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता एवं उचित दृष्टिकोण का विकास, यौन शिक्षा या परिवार नियोजन। तो जनसंख्या शिक्षा क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता एवं उचित दृष्टिकोण का विकास, ये जनसंख्या शिक्षा है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संसद में पारित हुई कब, पारित हुई जनसंख्या नीति 1978, 1974, 1976 या 1980 में। तो कब पारित हुई, तो 1976 में। ऑप्शन नंबर सा 1976 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 209 प्रश्न नंबर है कि जनसंख्या शिक्षा का एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या नीति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है। यह परिभाषा किसकी है, यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी की, NCERT की, या प्रोफेसर बेलैंड की, या इनमें से किसी की नहीं।
तो जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी के द्वारा दी गई थी। तो ये यूनेस्को की परिभाषा है। अगला है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस दिए हैं 1951-52 में, 1961-62 में, 1975-76 में या 1978-79 में। तो भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है सन 1951-52 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 211 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र है कौन? अमेरिका, अफ्रीका, भारत या इंग्लैंड? तो जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र भारत है। कौन सा है? भारत है। अगला है कि ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्यापन का सुझाव दिया। कौन सी? मातृभाषा एवं संस्कृत, मातृभाषा तथा अंग्रेजी या संघीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व एक विदेशी भाषा। तो ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया। वो 2 भाषाएं थी, मातृभाषा थी और अंग्रेजी या संघीय भाषा, यानी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए और दूसरी थी कि अंग्रेजी या फिर संघीय भाषा में क्या किया जाए? शिक्षा दी जाए। अगला है कि 203 नंबर की त्रिभाषा सूत्र का मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सरलीकरण किया गया। कब? 1964 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। कब किया गया? तो 1961 में किया गया। ऑप्शन नंबर 1961 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 214 प्रश्न दिया है कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को मान्यता प्रदान की गई। त्रिभाषा सूत्र को मान्यता प्रदान की गई कौन सा? ऑप्शन देखते हैं, दिया है हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भाषा होनी चाहिए। दूसरा है कि हिंदी भाषी राज्यों में ही अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा, और आ व बा दोनों मातृभाषा अंग्रेजी व हिंदी सभी राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सा, यानी कि आ व बा दोनों। आप लोग ऐसे देखा कीजिए, या उपयुक्त तो सभी ऑप्शन दिए हैं तो वो सही हो सकता है, या आ बा दो ये दिए हैं अगर कोई ऑप्शन दिया है तो वो सही हो सकता है। तो 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा सूत्र को मान्यता दी गई। वो उसमें कौन कौन सी थी? आ व बा ये दोनों थी। इनमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भाषा होनी चाहिए, और दूसरा था अहिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 215 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र था। कौन से त्रिभाषा सूत्र था? पहला दिया है कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच, या हिंदी अंग्रेजी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा दक्षिण की भाषा को वरीयता, और हिंदी एक विदेशी भाषा तथा संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सा, हिंदी अंग्रेजी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की भाषा को वरीयता दी जाए। तो ये सा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 216 नंबर है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? सामान्य नागरिकता की भावना, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना, दिलों की भाव एकता, या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना और दिलों की एकता, ये उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 217 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। कौन कौन सी? क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, वोट की राजनीति तथा तुष्टीकरण की नीति, उपयुक्त सभी। तो कौन सी हो जाएगी राष्ट्रीय एकता में बाधाएं? तो उपयुक्त सभी हैं, जिनमें क्षेत्रीयता है, सांप्रदायिकता है और वोट की राजनीति तथा तुष्टीकरण की नीति भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 218 नंबर। 218 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, यह किसका सुझाव था? तो भावनात्मक एकता समिति का, या आचार्य राममूर्ति समिति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए दिया है भावनात्मक एकता समिति का, ये सुझाव किसका था? भावनात्मक एकता समूह का ये सुझाव था। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण ईंट व पत्थर, छेनी व हथौड़ी से नहीं हो सकता, यह तो मनुष्य के दिल व दिमागों में चुपचाप उत्पन्न और विकसित होती है, इसकी एकमात्र प्रक्रिया शिक्षा है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या महात्मा गांधी का। तो ये कथन किसका था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था। ऑप्शन नंबर
आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर है 220 है कि राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता प्रत्येक व्यक्ति की जुबान है और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत जान पड़ता है कि इसकी आवश्यकता है, जिसमें हम सांप्रदायिकता, जातीयता, प्रांतीयता तथा भाषा संबंधी उन्माद से मुक्त होकर विशाल राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास कर सकें। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन दिए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, के.जी. सैयदन का या श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो ये कथन जो था ऑप्शन नंबर के.जी. सैयदन का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 221 नंबर प्रश्न है कि सतत शिक्षा की विशेषता है। क्या यह समन्वित शिक्षा है, सतत शिक्षा या लचीली शिक्षा है, सतत शिक्षा समग्र शिक्षा है या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ये सतत शिक्षा की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 222 है कि सतत शिक्षा मानव विकास संसाधन की रणनीति का एक आवश्यक पक्ष है। यह किसका कथन है? आचार्य राममूर्ति समिति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, प्रोफेसर टी.के. ओमान का या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है 222 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 222 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है, कौन सा? प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा? तो सतत शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है, कौन सा? तो वो विद्यालयी शिक्षा। कौन सी है? विद्यालयी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 224 है कि भारत में सतत शिक्षा मुख्यतः किन शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित है? किन? तो साक्षरता सहित न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा या सांस्कृतिक मूल्योन्मुख शिक्षा या उपयुक्त सभी से? तो भारत में सतत शिक्षा मुख्यतः किन शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी से, आ, बा और सा, इन तीनों से। ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है इसके। अगला प्रश्न है 225 नंबर प्रश्न दिया है कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम हैं, कौन से? दूरदर्शन, रेडियो, मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय या उपयुक्त सभी? तो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम क्या है? उपयुक्त सभी हैं, जिनमें रेडियो, दूरदर्शन, मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 226 नंबर है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सितंबर 1986, सितंबर 1984, नवंबर 1985 या सितंबर 1985? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? तो दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा क्या है? संस्थागत होती है, छात्रों के द्वारा प्रदान की जाती है, कौन ये कुछ मिस प्रिंट है दोस्तों कि शिक्षा की पद्धति है बा व सा दोनों। तो इसका जो डी हो जाएगा बा व सा दोनों, यानी कि क्या होती है? छात्रों के द्वारा प्रदान की जाती है दूरस्थ शिक्षा। और ये क्या है? यहाँ कुछ मिस प्रिंट है दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 229 है। 229 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा को अवसरों की विषमताओं के कारण है, शिक्षा के अवसरों की विषमताओं के कारण है क्या? गरीबी, स्कूलों तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तर, आ व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा को अवसरों की विशेषताओं के कारण जो है वो है आ व बा। ये गरीबी भी है, स्कूलों तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 230 नंबर प्रश्न दिया है कि प्राथमिक स्तर पर यथाशीघ्र सभी सरकारी, स्थानीय निकायों के स्कूलों तथा सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई की फीस खत्म कर दी जाए। यह सुझाव किसका था? किसका था? मुदालियर कमीशन का, कोठारी कमीशन का, राधाकृष्णन कमीशन का, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो सुझाव था ये था कोठारी कमीशन का सुझाव था। ऑप्शन नंबर बा कोठारी कमीशन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 231 नंबर प्रश्न दिया है कि 1992 की कार्य योजना में अल्पसंख्यकों के लिए नई केंद्रीय योजनाएं खोली गईं, कौन सी? क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना या आ व बा दोनों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डिड्डा
आ व बा दोनों। आ मतलब क्षेत्रीय क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि ऊर्जा आधुनिक औद्योगिक अवस्था का आधार बन गई है। यह किसका कथन है कि ऊर्जा आधुनिक औद्योगिक अवस्था का आधार बन गई? ये कथन किसका है? प्रोफेसर ए.के. शाह का, प्रोफेसर हरिवेश सिंह का, जेम्स रिजवी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा आधुनिक औद्योगिक अवस्था का आधार बन गई है, ये कथन जो है जेम्स रिजवे का है। ऑप्शन नंबर 7 जेम्स रिजवे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 233 नंबर है कि ऊर्जा शिक्षा का अर्थ है। ऊर्जा शिक्षा का अर्थ है क्या है? कि ऊर्जा के स्रोतों, उपलब्धता, अंतः परिवर्तनशीलता तथा भंडारण से संबंधित अध्ययन एवं खोज, या बाद यह पर्यावरण का संरक्षण, साथ यह ऊर्जा के संसाधनों, संरक्षण तथा उपभोग के समस्त पहलुओं का ज्ञान, अवशेष तथा सुदृढ़ीकरण, अवबोध तथा सुदृढ़ीकरण, या अवस्था दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है अवस्था दोनों, यानी कि द नंबर जो सही हो जाए आ और सा, ये राइट आंसर हो, दोनों सही है इसके। अगला प्रश्न है कि 234 नंबर दिया है कि आज मानव के समक्ष ऊर्जा की जो विकट समस्या है उसका कारण है क्या है? तेल की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ना, विश्व में जनसंख्या वृद्धि, विश्व स्तर पर निम्न मूल्य के ईंधन के स्रोतों की समाप्ति की ओर अग्रसर होना, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आ बा सा तीनों सही ऑप्शन है। अगला है 235 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में आते हैं कौन से? कोयला, तेल एवं बायोगैस, या फिर बिजली, परमाणु ऊर्जा व सौर ऊर्जा, या फिर परंपरागत स्रोतों में, या फिर ईंधन की लकड़ी, कोयला, तेल, बिजली व परमाणु ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों, इनमें होता है परंपरागत जो स्रोत होते हैं ईंधन की लकड़ी, कोयला, तेल, बिजली व परमाणु ऊर्जा शामिल होते हैं। तो सा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन होते हैं? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, या इनमें से कोई नहीं। तो 236 का जो हो जाएगा कि अपरंपरागत स्रोतों में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा शिक्षा एक अंतर विषयक क्षेत्र है, इसके शिक्षण के लिए प्रमुख शिक्षण अधिगम रणनीतियां हैं कौन सी? क्षेत्रीय पर्यटन प्रदर्शन, सामूहिक विचार विमर्श, सिंपोजियम एवं वाद विवाद प्रतियोगिता तथा विशेषीकृत ज्ञान का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त सभी, आ बा व सा सही ऑप्शन है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 238 नंबर प्रश्न है कि मूल्यपरक शिक्षा होती है धार्मिक शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा, या मूल्यों की शिक्षा। तो मूल्यपरक शिक्षा क्या होती है? मूल्यों की शिक्षा मूल्यपरक शिक्षा होती है। तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 239 नंबर है कि परिवार बालकों में मूल्यों का विकास कर सकता है। परिवार बालकों में मूल्यों का विकास कर सकता है क्या करके? कहानियाँ सुनाकर, परिवार के बड़े व्यक्ति अपने उत्तम आचरण द्वारा, परिवार के पर्यावरण को मूल्योन्मुख बनाकर, या उपयुक्त सभी। तो 239 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, द नंबर सही हो जाएगा कि ऑप्शन ए, आ, बा व सा, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 240 नंबर प्रश्न दिया है कि विद्यालय में छात्रों में मूल्यों का विकास किया जाता है किसके द्वारा? विद्यालयी पर्यावरण द्वारा, शिक्षकों की आदर्श प्रस्तुति द्वारा, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की प्रस्तुति द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो विद्यालय में छात्रों में मूल्यों का विकास किया जाता है उपयुक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आ, बा व सा, ये सभी इसके ऑप्शन सही हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 241 नंबर प्रश्न दिया है कि समाज बालकों में मूल्यों का विकास करता है किसके द्वारा? अपने सामाजिक क्रियाकलापों के द्वारा, धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा तथा राजनैतिक क्रियाकलापों द्वारा, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्रियाकलापों द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो समाज जो है बालकों में मूल्यों का विकास उपयुक्त सभी के द्वारा करता है, जिनमें आ, बा व सा ये सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 242 नंबर दिया है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किन मूल्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए? किन मूल्यों का किया जाना चाहिए? कठोर परिश्रम सदैव फलदायी होता है, लालच एक बुरी बला है, क्रोध मनुष्य का वास्तविक शत्रु है, या उपयुक्त
सभी। तो किन मूल्यों का पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किन मूल्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए? उपर्युक्त सभी। 242 का ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अगला है कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के वैल्यू से, फ्रेंच भाषा की वैल्यू से, लैटिन भाषा के वेलेर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुई? तो लैटिन भाषा के वेलेरे से वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शारीरिक शिक्षा का आशय है, क्या है? पेशी क्रियाओं की शिक्षा, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने की शिक्षा, पेशी क्रियाएं एवं उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संबंधित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन शारीरिक शिक्षा का आशय है? किससे है? तो सा नंबर पेशी क्रियाओं एवं उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संबंधित शिक्षा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 245 की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंगिक शक्ति का विकास करना, या खेल व मनोरंजन के लिए रुचि विकसित करना, या फिर शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं में विभिन्न कौशलों का विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी हैं, जिनमें आ, बा व सा सम्मिलित हैं। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 246 की शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं खेल कूद, लयपूर्ण कार्यकलाप, विकासात्मक व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल होते कौन से शामिल होते हैं? उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। द नंबर ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी यानी आ, बा व सा ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हेल्थ शब्द को प्रयुक्त किया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दशा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? कि स्वास्थ्य की दशा के लिए, यानी कंडीशन ऑफ प्रेमिंग हाल। तो इसके लिए यूज किया जाए स्वास्थ्य की दशा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 248 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है कल्याण की भावना, स्फूर्ति या उल्लास, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी। तो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी, जिनमें ऑप्शन आ, बा व सा यानी कल्याण की भावना, स्फूर्ति व उल्लास, या स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण, ये सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइजीन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से, या लैटिन भाषा के हाइजिया शब्द से, या अंग्रेजी शब्द हेल्थ से, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के हाइजिया शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के हाइजिया शब्द से हुई। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 250 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय तथा प्रगति के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, वृत्तियों का ज्ञान को प्रभावित करती हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ग्राइट ने, डॉक्टर थॉमस डी वुड ने, जू एफ विलियम्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 250 का ऑप्शन नंबर जो दिया है बी, डॉक्टर थॉमस डी वुड ने ये परिभाषा दी है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान, विद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत उपयुक्त सभी आते हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान और विद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 252 नंबर दिया है कि शांति की अवधारणा का अर्थ है युद्ध की अनुपस्थिति, मन की शांति, शोषण एवं अन्याय से मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो शांति की अवधारणा का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर द सही, यानी कि युद्ध की अनुपस्थिति, मन की शांति, शोषण एवं अन्याय से मुक्ति, ये राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 253 नंबर प्रश्न है कि शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो क्या करती है? अवशोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है, या फिर हिंसक समाज का निर्माण करती है, युद्धों को रोकती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो अवशोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 254 की शासित शिक्षा है क्या? एक जीवन शैली, सीखने की प्रक्रिया, युद्ध निवारक शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो शासित शिक्षा क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें एक जीवन शैली, सीखने की प्रक्रिया, युद्ध निवारक शिक्षा शामिल है।
अगला प्रश्न है कि शांति शिक्षा का उद्देश्य है सह अस्तित्व की भावना का विकास करना, नव युवकों में शांति के आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शांति शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी, यानी इनमें सह अस्तित्व की भावना का विकास करना, नव युगों में शांति के आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व का विकास करना सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 256 नंबर की शांति शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन से व्यावहारिक अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। तो शांति शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन से व्यावहारिक अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। ऑप्शन दिए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस, पृथ्वी दिवस तथा शांति दिवस मनाना, या शांति के दूतों की एल्बम तैयार करवाना, पेन मित्रता कायम करना या उपयुक्त सभी। तो 256 का ऑप्शन नंबर जो दिया है वो ये सही हो जाएगा कि आ, बा व सा, ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक शांति का अर्थ है, सकारात्मक शांति का अर्थ है क्या है? हिंसात्मक राजनैतिक पद्धति, शोषण एवं अन्याय से मुक्त सामाजिक पद्धति, अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति या बा व सा दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक शांति का अर्थ है कि शोषण एवं अन्याय से मुक्त सामाजिक पद्धति और अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति, यानी बा व सा दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर द बा व सा सही हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करिए, तो ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।